दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। यस बैंक ने अपनी क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली है। इसकी जानकारी भी एक्सचेंज को दी गई है। इसके अलावा यस बैंक एक बड़ी मीटिंग करने जा रहा है। ये इवेंट का मकसद क्या है उसको समझेंगे और ये कब इवेंट कंप्लीट होगा और साथ में यहाँ पे कुछ पेनल्टी को लेकर भी अपडेट निकल के आ रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि एसएमबीसी ने बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और दूसरी बैंकों से। और लग रहा था कि इसके बाद में माहौल पॉजिटिव बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टॉक अभी भी उसी लेवल के आसपास है जहाँ पे डील फाइनल हुई है एसएमबीसी और एसबीआई की। तो उसके पीछे की वजह को समझेंगे। क्या आने वाले समय में यहाँ से यस बैंक में तेजी की संभावना बनेगी या अभी भी गिरावट का माहौल है? अब आप देख ही सकते हो कि बजट आने वाला है। इस बार बजट में कुछ बड़े ऐलान होंगे तो बैंकिंग शेयरों को फायदा हो सकता है और साथ में क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो एक ट्रिगर साबित हो सकता है। तो क्या है उम्मीद? पिछले रिजल्ट की संभावना क्या थी वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो 21.53 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे 0.74% की गिरावट थी। तो आप देख ही सकते हो सुबह ही शुरुआत कमजोर थी 21.67 पर, बुधवार की क्लोजिंग से नीचे। और ऐसा है कि इंट्राडे में हल्की सी तेजी बनी थी लेकिन वो तेजी रह नहीं पाई। गिरावट का सिलसिला ये रहा कि 21.47 तक आ गया स्टॉक उस लेवल पे जो डील से भी नीचे, क्योंकि 21.50 की प्राइस से ही डील फाइनल हुई है एसएमबीसी एसबीआई की। और इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ इन बैंकों को जो निवेश किया, क्योंकि 10 रुपए में ही शेयर जारी किए गए थे और वो काफ़ी अच्छा है। यानी आप देखिए पर शेयर इनको यहाँ पे 11.5 रुपए का फ़ायदा हुआ है। तो बैंकों को तो ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है, लेकिन शेयर होल्डर को अभी भी कुछ फ़ायदा हो नहीं पा रहा है। आप देखिए इसका 50 रुपए का जो लो है वो 16.02 का था। पिछले दिनों में बना था 16 रुपए तक गया था, लेकिन वहाँ से फिर एक बाउंस बैक भी दिया। हाई इसका 50 रुपए का 24.30 का है, जो पिछले दिनों बना, फिर स्टॉक नीचे भी आ गया। अभी फिलहाल एक सीमित दायरे में ट्रेड करा है और एक अपने आप देखिए फेयर वैल्यू के आसपास है अगर हम उस हिसाब से देखें तो, लेकिन यहाँ से उम्मीद है कि बेहतर करेगा। तो इसके प्रदर्शन को देखें तो पिछले एक सप्ताह से 0.19% के आसपास की गिरावट हुई है और 1 मंथ के हिसाब से 3.06% के आसपास की गिरावट है। यानी पिछले 1 महीने में जिसका निवेश है उसको नुकसान हो रहा है। 3 मंथ के हिसाब से 1.56% के आसपास की हल्की की तेजी है। 6 मंथ के हिसाब से इसने 7.76% के आसपास की तेजी बताई, जबकि 9 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 23.47% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। कुल मिला के सिर्फ यहाँ पे जो महीने भर में निवेश किया उनको ही नुकसान हो रहा है, बाकी ओवरऑल तो प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यस बैंक की तरफ से, जो एक्सचेंज को जानकारी दी है उसमें कहा गया है कि यस बैंक की एक यहाँ पे देख सकते हो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है। और आप देख सकते हो ये जो मीटिंग होगी इसका इवेंट का अगर आप नाम देखेंगे तो ये आपको डच बैंक इंडिया क्रेडिट कनेक्ट कनेक्ट दिखाई देगा 2026। तो डच बैंक इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है इस इवेंट को और ये इवेंट काफ़ी बड़ा होगा। आप देख सकते हो कि 23 तारीख से 25 तारीख तक, यानी 3 दिन का इवेंट होने जा रहा है। 23 फ़रवरी से 25 फ़रवरी तक ये चलने वाला है नए साल में। और कुछ बड़े फैसले होंगे, काफ़ी शानदार बड़ा इवेंट होने जा रहा है। यहाँ पे ये फिजिकल रूप से होने जा रहा है और ये ग्रुप मीटिंग होगी 1 टू 1 की। इसकी जो लोकेशन आप देखें तो मुंबई के अंदर और दिल्ली के अंदर 2 जगह पे होने जा रहा है। तो ये प्रोग्राम जो होगा, इवेंट होगा 2 जगह पे होगा, मुंबई और दिल्ली के अंदर। और आप देखिए कि इसमें कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि हो सकता है इसका टाइम वगैरह चेंज हो जाए तो उसकी जानकारी एक्सचेंज को पहले दे दी जाएगी। फिलहाल ये भी कहा गया है कि इसमें कुछ प्राइस सेंसिटिव बातचीत तो नहीं होगी जिसकी वजह से प्राइस में कोई अप डाउन देखने को मिले, लेकिन यस बैंक की भावी रणनीति को देखे कुछ फैसले तो यहाँ पे होते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये पेनल्टी जो लगाई गई है फाइनेंशियल 2021-22 के मामले में गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के तहत, देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से ये इनको 24 दिसंबर 2025 को नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें 3,30,55,942 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है इंटरेस्ट के साथ में। तो ये जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो उत्तर प्रदेश जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये इनके ऊपर कार्रवाई की है और ये देखो कि जो सेक्शन 73 सीजीएसटी एक्ट और यूपी जीएसटी एक्ट के तहत इनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है और ये डिमांड नोटिस इनसे भेजा गया है कि भाई आपको ये पैसे भरने पड़ेंगे। तो 3,30,55,942 रुपीज़ की यहाँ पे देख सकते हो कि इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है।
तो बैंक का कहना है कि उन्होंने कोई भी गलत नहीं किया, उन्होंने जो भी नियम कायदों का पूरा यहाँ पे पालन किया है और हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से निभाते हैं, किसी प्रकार के हम इलीगल काम नहीं करते हैं। तो ये जो पेनल्टी लगाई गई है एक तरह से इसको नकार रहा है यस बैंक। यस बैंक का ये भी कहना है कि इस पेनल्टी की वजह से उनके बिजनेस पे कोई ज़्यादा निगेटिव असर नहीं पड़ेगा, उनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो भी लीगल उनके राइट है उसका इस्तेमाल करेंगे। आगे हम इसको अपील करेंगे और इस पूरे मामले को खारिज करवाने की कोशिश करेंगे, यस बैंक का कहना है। तो रकम वैसे बड़ी है इस समय, यस बैंक भी कुछ प्रॉब्लम में है तो उसको निपटारा करना ही होगा। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यस बैंक ने कहा है कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला कर लिया है और इसके पीछे वजह बताई है कि उन्होंने क्वार्टर 3 के लिए अपने रिजल्ट की तैयारी कर लिया और सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे अब ट्रेडिंग विंडो क्लोज की जाएगी। तो देखो कि नए साल के पहले दिन यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया जाएगा। जो बैंक से संबंधित लोग होंगे उन सबको ये मौका नहीं होगा कि वो ट्रेडिंग कर पाए, अपने शेयर बेच पाए या खरीद पाए। अब उनको ये मौका तभी मिल जाएगा जब रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो ये देखो कि नए साल का जो पहला रिजल्ट होगा उसके 2 दिन के बाद में ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी और वो अपने शेयर को बेच पाएंगे या फिर खरीद पाएंगे। तब तक के लिए उनको अब ये मौका नहीं मिलेगा सेबी के रूल्स के तहत। अगर हम पिछले 2 रिजल्ट अगर देखें, बात करें जून की, तो 9,429 करोड़ का टोटल रिवेन्यू बताया था बैंक ने और सितंबर में रिवेन्यू में कुछ कमी आई, 9,113 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू रहा। खर्च 3,110 करोड़ के आसपास बताया था जून क्वार्टर में और सितंबर में ये 3,129 करोड़ के आसपास रहा। तो ये बात है कि देख सकते हो कि इसमें रेवेन्यू गिरा लेकिन सामने खर्च बढ़ गया, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,496 करोड़ के आसपास था देखिए जून क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में घट के 4,259 करोड़ के आसपास आया, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 59% था क्वार्टर 1 में, जो क्वार्टर 2 में 58% के आसपास आया, तो कमी आई है। अदर इनकम 1,825 करोड़ के आसपास थी क्वार्टर 1 में, जो क्वार्टर 2 में 1,724 करोड़ के आसपास थी, कुछ कमी रही। एबिटा 1,085 करोड़ का बताया था जून क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 891 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 1,085 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया था क्वार्टर 1 में, जबकि सितंबर क्वार्टर में कम होकर 891 करोड़ के आसपास है, यानी प्रॉफिट में कमी आई। नेट प्रॉफिट 809 करोड़ का बताया जून क्वार्टर में, जबकि सितंबर क्वार्टर में 664 करोड़ के आसपास है। तो जून के मुकाबले सितंबर का रिजल्ट कमजोर रहा है। इस बार उम्मीद है कि Q3 का रिजल्ट बेहतर होगा और वो इसको एक फ्रेश ट्रिगर दे सकता है। वैसे साल दर साल के हिसाब से कंपनी का रिजल्ट लगातार बेहतर हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि SMBC ने यहाँ पे बड़ी डील कर दी, लोगों को भरोसा था कि अब इसके बाद में यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनेगा और एक बेहतर गवर्नेंस और लॉन्ग टर्म स्थिरता मिलेगी SMBC जैसे एक भरोसेमंद पार्टनर के मिलने से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, शेयर में तेजी देखने को नहीं मिल रही है। तो जो मार्केट के एक्सपर्ट है उनका कहना है कि सबसे बड़ी वजह तेजी नहीं बनने की कि जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, धीमी रफ्तार है, यानी बैंक बड़े प्रॉफिट में आ नहीं पा रही है अभी भी, और जो प्रॉफिट और रिटर्न रेशियो वो अभी भी मजबूत नहीं हो पा रहे। और जब तक स्टॉक की री रेटिंग मुश्किल मानी जा रही है तब तक यहाँ पे देखो कि कंपनी का प्रॉफिट न बढ़े, रिटर्न रेशियो बेहतर ना हो, तो अभी भी कमी रह गई है। आप देख सकते हो कि वो कमी को दूर करना होगा बैंक को और विश्वास बढ़ाना होगा, तब जाके यस बैंक के अंदर तेजी की संभावना बनेगी। यहाँ पे देखो कि बैंक का जो ROA सिर्फ 0.6% है और ROE 5 से 6% के दायरे में, जो अभी भी एक इसके लिए चिंता का विषय है। दूसरी तरफ जो बैंक का पुराने 81 बॉन्ड्स का मामला है, वो जो बोझ है वो भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला नहीं दिया है। और हो सकता है कि ये फैसला अगर खिलाफ आ गया तो बड़ी बात हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 8,000 करोड़ की भारी भरकम रकम है। तो इसीलिए भी लोग वेट कर रहे हैं कि एक बार फैसला है उसके बाद में हम अपनी स्थिति बनाए। तो ये देख सकते हो कि ये भी प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ अब SMBC अपनी स्थिति और नहीं बढ़ाएगी, 24.9% ऊपर नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि RBI ने अभी उनकी तरफ से मंजूरी भी नहीं दिया, कोई कंट्रोलिंग स्टेक नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन फंडामेंटल अच्छे हैं। यस बैंक लगातार ग्रो कर रही है, डिजिटल ट्रांजेक्शन में इंडिया की सबसे बड़ी बैंक बन गई है, तो आने वाला समय बेहतर होगा। प्राइस ऑलरेडी बहुत फेयर वैल्यू पे है, तो यहाँ से उम्मीद है कि आने वाले समय यस बैंक फिर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।